नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जिसने भारतीय लोकतंत्र को कह सकते हैं कि झकझोर कर रख दिया था। 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। ये 21 महीने क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं? क्यों आज भी इनकी चर्चा होती है? जी, ये वो दौर था जब नागरिक अधिकार एक तरह से निलंबित थे। बड़े बड़े नेता जेल में थे, प्रेस की आवाज दबा दी गई थी। तो आज 50 साल बाद भी इसकी गूंज खत्म नहीं हुई है। ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई ये नौबत आई कैसे। बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से करें? इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? क्या ये सब एकदम अचानक हुआ? नहीं, अचानक तो बिल्कुल नहीं। देखिए, 1970 का जो दशक था उसकी शुरुआत में ही देश में मुश्किलें थीं। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो महंगाई थी, जरूरत की चीजों की कमी थी और राजनीतिक माहौल भी गर्म था। हाँ, वो गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन। जी बिल्कुल। गुजरात में, फिर बिहार में छात्र आंदोलन हुए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाजें उठ रही थीं और इसी बीच जयप्रकाश नारायण जेपी, उनका संपूर्ण क्रांति का नारा, वो जोर पकड़ रहा था। और फिर मामला तब और बिगड़ा जो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया इंदिरा गांधी के खिलाफ। हाँ, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली चुनाव में सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का दोषी पाया और उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी। जी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें थोड़ी राहत मिली, सशस्त्र राहत थी वो, लेकिन विपक्ष चुप नहीं बैठा। इस्तीफे का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और इसी गहमागहमी के बीच 25 जून को दिल्ली में वो बड़ी रैली हुई, रामलीला मैदान में। हाँ, जेपी की रैली, बहुत बड़ी रैली थी। और वहीं पर उन्होंने वो अपील की थी पुलिस से, सेना से, कि अगर सरकार कोई अनैतिक आदेश दे तो उसे न माने। अच्छा, और सरकार ने इसे क्या माना? सरकार ने इसे विद्रोह भड़काने की कोशिश माना। आंतरिक गड़बड़ी का हवाला दिया गया। और उसी रात, 25 जून की आधी रात को, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कर दी, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत। उस रात क्या हुआ और उसके फौरन बाद लोकतंत्र पर पहला असर क्या दिखाई दिया? असर तो देखिए बहुत तेज और गहरा था। आधी रात को घोषणा हुई, सुबह होते होते जेपी, मुरारजी देसाई, आडवाणी जी, वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नांडिस, तमाम बड़े विपक्षी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। किस कानून के तहत? मीसा, यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये एक ऐसा कानून था जिसमें सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी को भी अनिश्चित काल के लिए जेल में रख सकती थी। और साथ ही प्रेस पर सेंसरशिप। हाँ, मैंने सुना है अखबारों की बिजली काट दी गई थी। जी हाँ, दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर, जहां सारे अखबारों के दफ्तर थे, वहां बिजली काट दी गई ताकि अगली सुबह अखबार छप ही ना सके। सेंसरशिप लागू कर दी गई। और आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या हुआ? बोलने की आजादी, लिखने की आजादी? वो सब निलंबित। संविधान का अनुच्छेद 19, जो ये सारी आजादियां देता है, भाषण की, अभिव्यक्ति की, सभा करने की, वो निलंबित कर दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक था अनुच्छेद 359 का इस्तेमाल। वो क्या था? उसके तहत नागरिकों का अदालत जाने का अधिकार ही छीन लिया गया। यहां तक कि हेबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार भी निलंबित कर दिया गया। अगर सरकार आपको गैर कानूनी तरीके से पकड़ भी ले तो आप अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ये तो बहुत डरावना है। बिल्कुल। अंदाजा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग बिना किसी मुकदमे के जेलों में बंद थे इस दौरान। इसी समय संजय गांधी की भूमिका और वो जबरन नसबंदी कार्यक्रम का भी जिक्र आता है। वो कितना बड़ा मुद्दा था? हाँ, वो आपातकाल का एक बहुत ही, कह सकते हैं, काला और विवादास्पद पहलू था। संजय गांधी उस वक्त काफी सक्रिय थे और उनके नेतृत्व में जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर एक तरह से जबरन नसबंदी का अभियान चलाया गया। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बताते हैं कि करीब 1,07,00,000 नसबंदियां हुई 1975 से 77 के बीच। और आरोप ये हैं कि इसमें गरीब और हाशिए पर जो लोग थे उन्हें खास तौर पर निशाना बनाया गया। अगर कोई मना करता था तो उनका राशन कार्ड जब्त कर लेना, नौकरी से निकाल देना, ऐसी धमकियां दी जाती थी। रिपोर्ट्स में तो इस दौरान हुई मौतें भी दर्ज हैं। संस्थाओं पर क्या असर हुआ, जैसे न्यायपालिका, संसद? देखिए, संसद का तो कार्यकाल ही 42वें संशोधन से 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। इसी 42वें संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसने न्यायपालिका की जो समीक्षा की शक्ति है उसे भी कम करने की कोशिश की। और सुप्रीम कोर्ट का वो एडीएम जबलपुर वाला मामला? हाँ, वो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक दुखद अध्याय माना जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से यह फैसला दिया कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वो भी निलंबित माना जाएगा। मतलब सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इसी संदर्भ में शायद आडवाणी जी ने प्रेस के लिए वो बात कही थी। जी हाँ, LK आडवाणी जी की वो टिप्पणी बहुत मशहूर हुई थी कि प्रेस को जब झुकने के लिए कहा गया तो वे रेंगने लगे। ये उस वक्त की स्थिति को बयान करती है। लेकिन क्या सभी लोग चुप थे? क्या कोई विरोध, कोई प्रतिरोध नहीं हो रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब चुप थे। विरोध हो रहा था, लेकिन जाहिर है उसे बड़ी सख्ती से दबाया जा रहा था। जो नेता बाहर थे या गिरफ्तार नहीं हुए थे, उनमें से कई भूमिगत हो गए थे और वहां से विरोध चला रहे थे। बहुत से आम लोगों ने भी साहस दिखाया। और हाँ, इसी दौर के संघर्ष से कई नए नेता भी उभरे, जैसे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव। ये सब उसी दौर की उपज हैं। पर कुछ लोगों ने समर्थन भी किया था शायद। हाँ, ये भी सच है। जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने आपातकाल का समर्थन किया था, बाल ठाकरे ने समर्थन किया था, आचार्य विनोबा भावे ने तो इसे अनुशासन पर्व तक कह दिया था। तो समर्थन करने वाले भी थे। तो फिर ये दौर खत्म कैसे हुआ? अचानक से? हाँ, ये थोड़ा अचानक ही था। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने अचानक लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा कर दी। शायद उन्हें खुफिया रिपोर्टों से लगा होगा कि माहौल उनके पक्ष में है, या शायद अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी रहा हो। कारण जो भी हो, उन्होंने चुनाव की घोषणा की। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि सारे विपक्षी दल एक साथ आए। उन्होंने मिलकर जनता पार्टी बनाई और मार्च 1977 के चुनाव में कांग्रेस की भारी हार हुई। खुद इंदिरा गांधी और संजय गांधी भी चुनाव हार गए। और फिर 21 मार्च 1977 को आधिकारिक तौर पर आपातकाल समाप्त कर दिया गया। सरकार बदलने के बाद क्या कुछ ऐसे कदम उठाए गए कि दोबारा ऐसी स्थिति ना आए? कुछ सुधार हुए? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। नई जनता पार्टी सरकार ने सबसे पहले तो शाह आयोग का गठन किया, जस्टिस JC शाह की अध्यक्षता में, जिसने आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों और सत्ता के दुरुपयोग की जांच की। और सबसे अहम काम था 1978 का 44वां संविधान संशोधन। उसमें क्या खास था? उसमें कई सारे सुरक्षा कवच जोड़े गए। जैसे आपातकाल घोषित करने का जो आधार था, आंतरिक गड़बड़ी, वो बहुत स्पष्ट था। उसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। यानी अब सिर्फ हथियारबंद विद्रोह की स्थिति में ही आंतरिक आपातकाल लग सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से आपातकाल नहीं लगा सकते, उन्हें कैबिनेट की लिखित सलाह लेनी होगी। और मौलिक अधिकारों के बारे में? सबसे महत्वपूर्ण, 44वें संशोधन ने यह साफ कर दिया कि अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये दो मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते। और हाँ, लोकसभा का कार्यकाल भी वापस 5 साल कर दिया गया। तो 50 साल बाद आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो इस पूरे प्रकरण से क्या सबक मिलता है? देखिए, सबसे बड़ा सबक तो यही है कि लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता कितनी जरूरी है, चाहे वो न्यायपालिका हो, प्रेस हो या संसद। इसने हमें नागरिक अधिकारों की कीमत समझाई। ये भी दिखाया कि सत्ता का एक जगह केंद्रित होना कितना खतरनाक हो सकता है। और आज की राजनीति में इसका जिक्र बार बार क्यों आता है? यह अब भी इतना प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि इतिहास की व्याख्या, उसका इस्तेमाल हमेशा वर्तमान के लिए होता है। आज भी आप देखें, राजनीतिक दल एक दूसरे पर आपातकाल की मानसिकता रखने का आरोप लगाते हैं। जैसे मौजूदा सरकार कांग्रेस के इतिहास के इस काले अध्याय को याद दिलाती है, तो वहीं कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल मौजूदा सरकार पर अघोषित आपातकाल जैसे आरोप लगाते हैं। ये दिखाता है कि इमरजेंसी सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी एक राजनीतिक प्रतीक है, एक हथियार है। तो ये कहानी सिर्फ अतीत का किस्सा नहीं, बल्कि एक तरह की चेतावनी है कि हमें अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं की रक्षा के लिए हमेशा सजग रहना होगा। बिल्कुल, 44वें संशोधन जैसे संवैधानिक उपाय जरूरी हैं, लेकिन असली गारंटी तो नागरिकों की जागरूकता ही है और संस्थाओं का मजबूती से खड़ा रहना। सही कहा। चलिए, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, सवाल ये कि क्या इतिहास से मिली सीखों का इस्तेमाल केवल सबक लेने तक ही सीमित रहना चाहिए, या वर्तमान की राजनीति को दिशा देने में उसकी सक्रिय भूमिका होनी ही चाहिए?